अब हम लोग ये है 20 का दांत और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन में ये पूछेगा तो 20 के दांत की कहानी में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन एक है और ये क्या क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय। तो कहानी का जो इसमें कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्क पूर्व उत्तर दें। यानी जो 20 का कहानी है हम लोग पढ़े, आप किताब में पढ़े, तो उसमें नायक बोल रहा है। नायक का मतलब यहाँ हीरो कौन है वो देखना है और किस तरीके से हम लोग को उत्तर देना है यहाँ देखना। तो 20 की दांत के शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तो यहाँ तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है। यानी कहने का मतलब है मदन ही नायक है। 20 का जो दांत है कहानी में मदन क्या है, एक ऐसा पात्र है। यानी उस कहानी में क्या है, पात्र है, करेक्टर जिसको बोलते हैं, यानी पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। तो अहंकारी कौन था, कासू था। कासू था, जो कासू था तो अहंकारी का अहंकार का सहन नहीं करता है। यानी ये गरीब का बाल बच्चा रहता है, गरीब का बाल बच्चा रहता है तो ये अहंकार का अहंकार नहीं सहन कर पाता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। और उसका क्या करता है, उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है। जब केसु और मदन जब लड़ाई हो रहा था तो ये क्या है, वो अहंकार में चूर था। और इसका क्या हो जाता, जब लड़ाई होता तो बल्कि बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता और वह खोखा को। तो खोखा को क्या है, खोखा जो एक अमीर बाप का बेटा था तो उसको जाके वो पीटने लगता है। तो ये खोखा बहुत अहंकारी था और ये क्या था, मदन, तो उसका सहन अहंकार सहन नहीं किया और स्वाभिमान जागृत होता है। जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबाने अपने माता पिता की आंखों में खोल देता है। क्या कह रहा है, जैसे खोखा को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने माता पिता की आंख भी खोल देता है। तो बरसों से क्या कर रहा, वहां काम कर रहा था और जो पैसा चाहता था वो देता। तो बरसों से वो क्या करता, आंख खोल देता। आंख खोल देना का मतलब वो, आंख खोल देना यहाँ मुहावरा है, मतलब उसको नींद, मतलब आंख खोल देना यानी जागृत हो जाना। संपूर्ण कहानी में मदन एक क्रांतिकारी भूमिका है। और संपूर्ण क्रांति में क्या है, मदन जो है एक क्रांतिकारी की भूमिका है। अतः इसका नायक मदन है। अतः इसका नायक कौन है, ये मदन है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम लोग 2 पर चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप परीक्षा में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे खोखा, यानी कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहानी नंबर 2 यानी खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर, यहां से उत्तर लिखेंगे सेन साहब एक अमीर आदमी था। तो सेन साहब क्या था, एक अमीर आदमी था। खोखा उनके बुढ़ापो की आंखों का तारा था। यहां भी मुहावरा का आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो बुढ़ापे का क्या होना है, आंखों का तारा था। इसलिए मिसेज सेन ने उससे काफी छूट दे रखी थी। और क्या रखे, उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा खोखा जीवन के नियमों के जैसे अपवाद था। तो खोखा क्या था, नियम के जीवन के अपवाद था। जब ये क्या है, सेन साहब बूढ़ा और बूढ़ी हो गया था तब वो सबसे छोटा बेटा जब सबसे बाद में पैदा लेना, पर जब किसी को उम्मीद नहीं था कि खोखा पैदा होगा, तब वो क्या हो गया, पैदा हो गया। तो क्या है, खोखा जीवन के नियम के अपवाद था। मतलब बुढ़ापा में तो बाल बच्चा होता नहीं, लेकिन सेन साहब और से उसकी उनकी पत्नी को वाइफ का बच्चा हो गया और वो अंतिम में कौन हुआ, खोखा। जीवन के नियम के अपवाद था, वही को आप बात करते, बुढ़ापा में नहीं होने वाला भी काम हो गया, उसे क्या कहते हैं, नियम जीवन का अपवाद था। और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम का भी अपवाद था। वो तो वो जीवन का नियम का अपवाद भी था और घर का नियम का अपवाद था। मतलब वो पांचों जो लड़कियां था उसका वो काम वो जैसे करता था, ठीक उल्टा उल्टा कौन करता था, खोखा करता था। तो उसका वो तो जीवन का नियम का भी अपवाद था और उसका जो घर में नियम था उसका भी अपवाद था। तो ये दोनों मामले में ये आपको 2 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको लिख देना है। 20 के दांत शीर्ष के सार्थक स्पष्ट कीजिए। तो 20 का दांत है, शीर्षक के सार्थक स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 20 के दांत शीर्षक
महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। तो इसमें किस में लड़ाई की कहानी है? वो महल और झोपड़ी की लड़ाई है, मदन और किसी द्वारा, खोखा द्वारा ये दर्शाया गया। तो 20 की कहानी है, मदन क्या रहता झोपड़ी की तरफ से और खोखा क्या रहता महल की तरफ से। तो 20 का दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा का जो दांत टूट जाता है वह अमीरों का प्रदर्शन, प्रियता प्रियता और गरीबी पर उनका अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। तो ये क्या है? जब मदन, जो गरीब का, मदन झोपड़ी में रहता है और क्या खोखा रहता है महल में रहता है, लेकिन मदन क्या है पीट देता है और उसका दांत तोड़ देता है। तो अमीरों का प्रदर्शन प्रियता है और गरीबों पर उनका अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। और गरीबों पर क्या है, जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध क्या है, एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है, सशक्त विद्रोह है, यानी सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है और यही इस कहानी का क्या है, लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 का दांत की इस दृष्टि से बड़ी ही सार्थक शीर्षक है, बहुत ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आगे की परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लाल के लिए गौरव उल्लास की बात है, जाने कितने गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिए गए संदेश मार्मिक बना पड़ा है। इसमें दिए गए लेखक द्वारा से कैसा कहानी है, मार्मिक मार्मिक बन पड़ा है। और क्या है, मार्मिक दृश्य बन पड़ा है। ठीक है, तो ये कहानी का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। अब हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे। कासू का चरित्र क्या होगा, चरित्र होगा, चरित्र चिह्नन करे। तो कासू का क्या है, चरित्र चिह्नन करे। तो उत्तर, कासू समृद्ध पिता का सोखा लड़का है, यानी सोखा लड़का है। माता, पिता और बहन के अतिशय प्रेम पाकर उसका स्वभाव में एक प्रकार की दुर्ग्रह व्याप हो गया। दुर्ग्रह का मतलब व्यभिचारी हो गया, मतलब बुरा हो गया, दुर्ग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। और वो कैसा स्वभाव का है, जिद्दी स्वभाव का हो गया। उसका मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकारी प्रवृत्ति भी है। और उसमें क्या है, अहंकारी प्रवृत्ति। केसु का चरित्र क्या है, तो केसु में आप क्या कर सकते हैं, केसु एक समृद्ध पिता और माता पिता के बहन अति प्रेम पाकर स्वभाव में उस प्रकार क्या दुर्व्यक्त हो गया। वह एक जिद्दी स्वभाव का, उनमें मन में जो क्या हो गया, मन में जो आता है वही करता है। वह एक अहंकारी प्रवृत्ति का था और वो स्वाभाविक है कि वो बड़े बाप का बेटा है, इसलिए वो अहंकारी तो होगा ही। 5 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से प्रश्न रहेगा। प्रश्न 5, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो आपकी दृष्टि में कहानी का 20 का दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसमें क्या करेंगे, उत्तर में हम लोग लिखेंगे, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। तो हमारी दृष्टि में 20 का दांत का कहानी का शीर्षक नायक कौन है, मदन है। सारा पात्राओं में सर्वाधिक प्रभावशाली है। सारा पात्राओं में क्या है, जितना करेक्टर है सबसे प्रभावशाली क्या होना है, मदन है। और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सोफिरिय है। और कथा वस्तु में उसका ही महत्व क्या है, सोफिरिय है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नयनम मदन है, मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी का चरित्र का महत्व है। खोखे के विषय के दांत उजाड़ने के महत्वपूर्ण घटना है भी है। वही संचालक है और वही भी क्या है, संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। निर्विवाद रूप से क्या है, मदन ही कहानी का नायक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी सेन साहब के जो है उनके घर में बच्चों के लिंग के आधार पर भेदभाव है। लिंग का मतलब होता है जिससे स्त्री पुरुष का बोध हो, यानी लिंग के आधार पर पाला पोसा जा रहा था, उनके अपने शब्दों में वर्णन करें, यानी कहानी के आधार पर। ठीक है, तो उत्तर में ऐसे लिखेंगे, सेन साहब अमीर आदमी था। सेन साहब कैसा आदमी था, अमीर आदमी था। उनकी 5 लड़कियां थी
एवं एक लड़का था। उनकी कितने लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। उसका परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था। लड़कियों के लिए क्या था? घर के अलग नियम था। और तथा शिक्षा थी, अलग नियम और शिक्षा थी। लेकिन लड़कों के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा था। तो कहने मतलब है वो, तो सेन साहब जो बड़ा आदमी था, लेकिन उसका सोच कितना घटिया था। लड़की के लिए अलग लिंग के आधार पर वो उसका अलग नियम शिक्षा कर रहा था, और लड़कों को क्या लिया? अलग नियम कर रहा था। अभी भी समाज में क्या होता है, लड़का लड़की के देख के भेदभाव किया जाता है। लड़की को मतलब कम स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कों को अलग शिक्षा में। हमारे समाज में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब होता है कि नहीं होता है, अब तो नहीं होता होगा, लेकिन अभी भी है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो ये कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर जो सेन साहब का था, उसमें क्या बताना चाहता है? तो उत्तर यहां से लिखेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? कि अपने पर किए गए अपने पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध करना पाप नहीं है। क्या कह रहा है? अपने पर किए गए अत्याचार के विरोध करना पाप नहीं है। यानी अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो यही बताना चाहता है कि कहानीकार मदन यही है कि वो बेचारा छुआ था और उसे क्या किया था, उसका ठेल दिया था, और उसे पर फिर भी वो छोटा सा बच्चा था, फिर क्या करा, उस पर झपक पड़ा। तो यही बताना चाहते हैं कि मदन के जो मदन थो और ड्राइवर के बीच में, तो यही कहानीकार यही बताना चाहता है कि अपने पर किया हुआ अत्याचार विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब नई चमकती गाड़ी जो केवल छूने भर तथाकथित अपराध के लिए मतलब वो सोफर द्वारा घसीटा जाता है, यही गरीब बालक पर अत्याचार है। और यही क्या है? गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारी को विजय प्राप्त करने का प्रयास है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो आरंभ से ही कहानीकार का क्या स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाणित उपस्थित करें। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में इस तरीके लिखे, 20 के दांत कहानी का प्रारंभ में मोटर कार की बातों की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। और कैसा है? व्यंग्यात्मक शैली में है। अनेकों लड़कियों के गुणों की चर्चा है। सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना है, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक को व्यंग ही है। तो व्यंग ही इस तरह का हम लिख देंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यहां से हम लोग और ये पढ़िएगा तो कहानी का सारांश एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। तो 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें, यानी जो 20 का दांत का कहानी है उसका हम छोटे शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। किताब में तो बहुत बड़ी है, यहाँ छोटे शब्दों में समझेंगे। तो सेना साहब की अपनी कार पर बड़ा नाज था, यानी सेना साहब क्या था? अपनी कार पर उसे बहुत ही बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो उस गाड़ी तक बिना इजाजत का फटके, यानी कोई भी इधर उधर बिना इजाजत सेन साहब को इधर उधर फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना अराछांस पालन करती थी, एकदम उसका बहुत अच्छा से पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा का पर घर का कोई नियम लागू ना होता था। तो छोटा था, क्या था? घर का खोखा, उसका कोई नियम लागू नहीं होता था। अतः गाड़ियों का खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहता था। यही बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे के काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों के गपसप होगा और कासू के गुण गाने से उठा ही था कि बाहर गड़बड़ सुना। यहाँ क्या होगा? गड़बड़ सुना, प्रिंटिंग हो गया, गड़बड़ सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी सोफर से उलझ रहा है और उसका बेटा
क्या हो जाएगा यहाँ मदन। उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था। क्या कर रहा बेचारा, एक छोटा सा लड़का क्या कर रहा था, गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन मदन के तो को चेतावनी, मदन की माँ को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। क्या कर दिया, घर आकर मदन ने क्या किया, उसको खूब पीटा। दूसरे दिन बगल की गली में मदन दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी हुई थी, बस हाथ में चला दिया। हाँ, क्या किया, हाथ चला दिया। आदत बस क्या किया था, हाथ चला दिया। मदन भी पील पड़े और मार मार कर केसू को दांत तोड़ दिया। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता की नौकरी को नौकरी में दिया हुआ और आउट हाउस से भी जाने को हुक्म दे दिया। तो मतलब उसका पिताजी देर रात आया तो क्या हुआ, तो उसको क्या हुआ कि हुक्म दे दिया, जाने का हुक्म दे दिया कि पैरों से लोटा, और क्या है, हुक्म दे दिया। मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया। यहाँ लिखाएगा मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। यहाँ हो गया। गिरधारी उसके ओर से तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। चाबस बेटा, मैं हूं और एक तू है जो खोखा को दो दांत तोड़ डाला। को दांत तोड़ डाला, दो दांत तोड़ डाला। इस प्रकार हम है कि कहानी के 20 का दांत ऊंचे वर्ग के साहब की महत्वाकांक्षाओं, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में भेदभाव भावना, नौकरी पोसे वाले गिरधर की हीन भावों और उसके बीच अन्याय के प्रतिकार करने वाला बहादुरी और साहस के प्रति बहादुर और श्रद्धा के प्रस्तुत करता है हुए प्यार दुलार की परिणाम के बेखूबी को दर्शाया है। तो यही है इस कहानी का सारांश। ये दीर्घ उतरिए का दूसरा प्रश्न है और हम लोग देखेंगे। तो सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्रों ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। तो यहां देखना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है उत्तर। एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्तों बैठे गपशप कर रहे थे। तो क्या कर रहे, एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्तों क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवासी थे और साथ में उनका लड़का भी था। साथ में क्या था, उनका लड़का था, जो था तो खोखा से भी छोटा, क्या था, खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसे कुछ तारीफ कर दी और उन्हें उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वह बातों दोहराकर वह थकते नहीं थे, वह उसी बात को दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय क्या कर रहा था, चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा वह जेंटलमैन जरूर बने, यानी एक अच्छा इंसान बने। उसने क्या कहा, जेंटलमैन मतलब एक अच्छा इंसान, पढ़ लिख कर जो भी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अफसर बने, उससे कोई मतलब, लेकिन पढ़ लिख कर एक क्या है, जेंटलमैन, एक सभ्य इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, और जो कुछ बने उसका काम हो, और जो कुछ भी बने उसका काम हो, उसे पूरी आजादी है और उसे क्या है, पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर को शिष्ट और प्रच्छे व्यंग पर अटकर रह गए। और क्या किए, इस पर व्यंग पर अटकर रह गए। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चिरणन करे। तो क्या करेंगे, चरित्र, और ये कैसा है, दीर्घ उत्तरीय। तो उत्तर हम लोग यहां से लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की
तथा कथित मर्यादा पर करहारा व्यंग किया है। तो क्या है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों को तथा कथित मर्यादा पर करहारा व्यंग किया है। मदन और झोपड़ी की लड़ाई, महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना है। इस कहानी में कहानीकार मुख्य संदेश है सेन साहब प्रदर्शन। फिर ये अमीर आदमी है, वे गरीबों को शोषण करके उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का बाला ब्रह्मंडकर में युक्ति धनी आदमी के रूप में दिखाया गया है। खोखा महल में रहकर लाड प्यार से बिगड़ा बूढ़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित हैं। वह अहंकारी बालक हैं, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबी पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय के सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर मन से वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आया है, मिस्टर सेना, खोखा, गिरधर लाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन का ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन के चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक लेता है। मदन का चरित्र का विशेषता है कि निर्भयता एवं दुर्लिया के दिल की चिंगारी है। और ये दीर्घ उत्तरीय में अंतिम प्रश्न है और इसको देखना है। सेन साहब के परिवार में बच्चे को, यानी यहाँ बच्चे को पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चे होगा, यहाँ बच्चा लिख दिया, बच्चे बच्चे होगा, ठीक है। बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब कैसा आदमी थे? अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उसके परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़के के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वहीं खोखा को परम से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियों कठपुतली स्वरूप थी, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया गया था। दूसरी ओर खोखा लड़का को दुर्दलित स्वभाव के अनुसार सिद्धांतों को बदल देना सेना परिवार के लिए सामान्य बात थी। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था।